हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। वैसे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन रहता है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग आज के ही लेक्चर में सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो अभी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल और तांबा के बर्तन में दही या और कोई भी खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? उसका कारण ये है कि पीतल या तांबा का जो बर्तन होता है, अच्छा जरा समझते हैं कि पीतल क्या चीज़ है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, और तांबा तो खैर धातु ही है ना, कॉपर ही है। तो चाहे पीतल का बर्तन हो या फिर तांबा का बर्तन हो, पीतल या तांबा के बर्तन में तो धातु ही है। अगर हम इसमें कोई अम्ल या और कोई खट्टा पदार्थ रखते हैं, तो अगर ये अम्ल है और ये धातु का बर्तन है, तो जैसे ही अम्ल या कोई दूसरा खट्टा पदार्थ रखेंगे, तो खट्टा पदार्थ में भी तो अम्ल ही होता है। चाहे हम इसमें दही रख दें या हम इसमें और कोई भी खट्टा पदार्थ रख दें, तो उसमें तो अम्ल ही होगा। तो जब अम्ल इस बर्तन के धातु के संपर्क में आता है, तो यहाँ अम्ल और धातु के बीच होती है अभिक्रिया। और हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। तो जब बर्तन का धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने लगेगा, तो बर्तन के परत का नाश होगा। मतलब बर्तन का जो परत है वो झड़ने लगेगा, वो वहाँ से अभिक्रिया में भाग लेने लगेगा और लवण हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि बर्तन का होने लगेगा संक्षारण। बर्तन का क्या हो जाएगा? बर्तन का हो जाएगा संक्षारण। बर्तन का होगा संक्षारण। बर्तन का धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बर्तन का संक्षारण होगा, और जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खट्टा पदार्थ खाने वाला है, जैसे कि दही की हम बात करते हैं, तो ये खाने योग्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि बनने वाला जो लवण होता है वो इसी खाद्य पदार्थ में रह जाएगा, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ का स्वाद खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पीतल और तांबा के बर्तन में धातु होता है। यदि इसके बर्तन में दही या और कोई खट्टा पदार्थ रखा जाता है, तो बर्तन का धातु खट्टे पदार्थ के अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण बर्तन का संक्षारण होता है और खाद्य पदार्थ का स्वाद भी खराब हो जाता है। इसलिए दही या अन्य किसी भी खट्टे पदार्थ को पीतल या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के बाद बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस। तो प्रायः धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जिंक धातु है और एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लेते हैं। तो जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि जो है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एग्जाम्पल क्या दिए कि जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर जिंक क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। समीकरण को बैलेंस कर देना चाहिए। तो क्लोरीन अगर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, और हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन वहाँ भी 2 है, बराबर है। तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हुआ, लेकिन कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। कैसे पता करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन ही है?
हम क्या करेंगे, हम जैसे कि किसी बर्तन में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करा दिए, कुछ गैस निकलेगा, लेकिन गैस में लिखा हुआ थोड़े ना रहेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक परख नली इस तरह से लेते हैं। परख नली में यहाँ पर जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का कुछ टुकड़ा भी डाल देते हैं, जिंक का यहाँ पर कुछ हम टुकड़ा डाल दिए। तो जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है एक पाइप हम लगा देते हैं और ये पाइप चला जाता है एक बर्तन है जिसमें कि साबुन का घोल है, एक बर्तन है जिसमें कि साबुन का घोल है, और यहाँ पर इस रास्ता को कर देना है पैक, इस तरह से बंद कर देना है। तो ये है साबुन का घोल, ये है साबुन का घोल, साबुन या सर्फ का घोल लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए, अभिक्रिया होगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड जो कि यहीं रह जाएगा, बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो गैस तो इस रास्ते से पाइप से पार करेगा, जैसे गैस पार करेगा तो गैस जाएगा साबुन के घोल में, साबुन के घोल से गैस का बुलबुला बन करके गैस का बुलबुला ऊपर उठेगा, यह है गैस का बुलबुला ऊपर उठेगा। जैसे ही गैस का बुलबुला ऊपर उठेगा हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, ठीक है, एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती हम गैस के बुलबुला के पास लाते हैं तो बुलबुला के अंदर मौजूद गैस ब्लास्ट के साथ जलेगा, ऐसा लगता है कि विस्फोट हो गया। ये जो है बुलबुला इस तरह से यहाँ ब्लास्ट करेगा और फटेगा, तेज गति से गैस जलेगा। जैसे जैसे बुलबुला उठते जाएगा, मोमबत्ती के आग के संपर्क में जाते जाएगा, बुलबुला फटते जाता है और गैस तेज गति से जलने लगता है। तो ये जलने का रफ्तार, बुलबुला को फटने का रफ्तार इतना तेज होता है कि फट फट की तेज ध्वनि के साथ ये बुलबुला फटने लगता है, जलने लगता है। तो इस फटफट की तेज ध्वनि को कहते हैं पॉप ध्वनि, इसको कहते हैं पॉप ध्वनि। फटफट की तेज ध्वनि को क्या कहेंगे, पॉप ध्वनि। और अगर फटफट की तेज ध्वनि के साथ गैस जल रहा है, गैस का बुलबुला जल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। फटफट की तेज ध्वनि यानी कि पॉप ध्वनि के साथ अगर कोई गैस का बुलबुला जलता है, इसका मतलब है कि उसमें, उस बुलबुला के अंदर में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के अलावे और कोई भी गैस इतना तेज रफ्तार से नहीं जलेगा जिससे कि वो फटफट की तेज ध्वनि उत्पन्न कर दे, विस्फोट के साथ जलता है। तो गैस की जांच के लिए हम क्या करते हैं, गैस की जांच के लिए गैस को हम साबुन के घोल से होकर गुजारते हैं। साबुन के घोल से गुजारने पर गैस का बुलबुला ऊपर को उठता है, गैस के बुलबुला के पास जलती हुए मोमबत्ती लाते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला के संपर्क में जैसे बुलबुला आता है तो बुलबुला का गैस फटफट की तेज ध्वनि के साथ जलने लगता है, और इससे पता चलता है कि ये जो बुलबुला है इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 ये सभी जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज इस टाइप का यौगिक जलीय विलयन में जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, HCl और HNO3 अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, इसका आंसर बताना है। तो रियल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 ये जब जल में घुलता है तो जल में घुलने के बाद ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन बनता है, ठीक है ना। HCl और HNO3 जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के ही कारण किसी पदार्थ में अम्लीयता का गुण आता है।
इसलिए HCl और HNO3 का जलीय विलयन जो है ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन एक अल्कोहल है एथाइल अल्कोहल C2H5OH एथाइल अल्कोहल। अगर इसको हम पानी में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, नो हाइड्रोजन आयन, नो H+। ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, अगर हम इसको पानी में घुलाते हैं तो यह भी अपना हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग नहीं करता है। हाइड्रोजन तो अल्कोहल में भी होता है, ग्लूकोज में भी होता है, लेकिन ये जलीय विलयन में अपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग करता नहीं है। हाइड्रोजन आयन नहीं बनाने के कारण अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं देखा जाता है, लेकिन HCl और HNO3 तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाता है और इसी हाइड्रोजन आयन के कारण उसमें अम्लीय गुण पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी अम्ल के जलीय विलयन में करंट क्यों पास कर जाता है? ठीक है। क्या कि अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जलीय विलयन यानी पानी में इसको घुलाए, जब भी अम्ल का जलीय विलयन होगा तो वो अम्ल जल में घुल जाएगा और हाइड्रोजन आयन और एक और भी आयन बनाएगा। जैसे HCl को घुला दिए पानी में तो हाइड्रोजन आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। कोई भी अम्ल जल में घुलेगा तो वो आयन में टूटता है, यानी कि अम्ल के जलीय विलयन में आयन होता है अम्ल के जलीय विलयन में आयन होता है और आयन से होकर के ही करंट पास कर जाएगा। यानी कि एक बर्तन है, इसमें अम्ल का जलीय विलयन है, तो इस जलीय विलयन में आयन मौजूद होगा और इसी आयन से होकर करंट पास कर जाता है। अगर शुद्ध जल हो जिसमें कोई भी आयन मौजूद ना हो, उसमें लगभग करंट पास नहीं करता है, वह विद्युत का कुचालक हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल के जलीय विलयन में आयन होता है और आयन से होकर के ही करंट पास कर जाएगा, विद्युत का चालन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क HCl, शुष्क HCl के पास पानी नहीं होता है, नो वाटर, नो H2O। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस गैस के रूप में है, अगर पानी रहेगा तो ये अम्ल बन जाएगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इसमें जल नहीं है, जल नहीं रहने के कारण ये हाइड्रोजन नो हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में जल नहीं रहने के कारण ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है और हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करने के कारण इसमें अम्लीय गुण नहीं पाया जाता है। और जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में अम्लीय गुण पाया ही नहीं जाता है तो यह लिटमस पत्र के रंग को क्यों बदलेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, जो अम्ल होगा। अगर हम अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डुबा दें तो अम्ल का लक्षण है कि वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का लक्षण होता है कि वो जो है ना, वो क्या करेगा, वह नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। लेकिन कि इसमें तो अम्लीय गुण है ही नहीं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन नहीं रहने के कारण इसमें अम्लीय गुण भी नहीं पाया जाता है। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का फुहारा अगर छोड़ा जाए नीला लिटमस पत्र के ऊपर, वो लिटमस पत्र भी सूखा होना चाहिए। अगर हम नीला लिटमस पत्र के ऊपर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का फुहारा छोड़ते हैं तो वह उसके रंग को कभी भी लाल कर नहीं सकता है, क्योंकि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल और शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं रहने के कारण इसमें अम्लीय गुण नहीं होता है। इसलिए यह नीला लिटमस पत्र के रंग को लाल कर नहीं सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? सांद्र अम्ल को तनु बनाने का दो तरीका होता है। एक बर्तन है, बर्तन में हम ले सकते हैं अम्ल और ऊपर से जल डाल देंगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, ये सांद्र अम्ल है, ये सांद्र अम्ल है। दूसरा तरीका ये है कि बर्तन लिए और बर्तन में ले लिए जल, और इस जल में ऊपर से हम डालेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल को तनु बनाने का, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, और सांद्र अम्ल में पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सांद्र अम्ल को अगर तनु बनाना है तो दो तरीका है। एक कि सांद्र अम्ल बर्तन में लेकर के ऊपर से जल डाल दें तो ये तनु बनेगा। दूसरा, बर्तन में जल लेकर के ऊपर से सांद्र अम्ल डाल दें तो भी यहाँ पर सांद्र अम्ल तनु बनेगा। लेकिन कहा जाता है कि जब भी सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को यानी सांद्र अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन सांद्र अम्ल को हम जल में मिला सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? इसका कारण ये है कि सांद्र अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल और जल के बीच की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब हम सांद्र अम्ल को बर्तन में लेकर के ऊपर से जल डालेंगे, चाहे हम धीरे धीरे ही जल डालें, तो जो भी जल आएगा वो पूरे अम्ल में मिल जाएगा और पूरा अम्ल एक साथ आयन में टूटेगा। और जब पूरा अम्ल एक साथ आयन में टूटेगा तो अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी, और अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होने के कारण ये जो अम्ल है ये खौलने लगेगा, और हो सकता है उछल करके अगल बगल में यदि हम हैं तो हमारे त्वचा को, हमारे कपड़ा को जला सकता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना घट सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी सांद्र अम्ल को तनु बनाना चाहिए तो सांद्र अम्ल में जल ऊपर से डालना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊष्मा ज़्यादा मुक्त होगी, और ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होने के कारण ये अम्ल उछल जाएगा, खौलने लगेगा, और खौलेगा तो हो सकता है कि हमारी त्वचा और कपड़ा को जला दे। लेकिन यदि हम एक बर्तन में जल लेकर उसमें धीरे धीरे सांद्र अम्ल को मिलाते हैं, धीरे धीरे सांद्र अम्ल को मिलाएंगे, चूँकि सांद्र अम्ल जैसे जैसे जल में मिलते आएगा वैसे वैसे यहाँ पर आयन का निर्माण होगा, ऊष्मा मुक्त होगी, और ऊष्मा मुक्त होने के कारण चूँकि हम सांद्र अम्ल को धीरे धीरे मिला रहे हैं इसलिए धीरे धीरे ऊष्मा मुक्त होगी। ऊष्मा यहाँ पर जो है धीरे धीरे ऊष्मा मुक्त होगी, धीरे धीरे यहाँ पर ऊष्मा मुक्त होगी, और ये ऊष्मा यहाँ से निकलते चला जाएगा, निकलते चला जाएगा, तो ये अम्ल जो है ना इसमें उफान नहीं आएगा। ये जो अम्ल है ये खौलेगा ज़्यादा नहीं, ये आराम से इसका ऊष्मा मुक्त होते जाएगा और कोई दुर्घटना नहीं घटेगा। बोलेंगे सांद्र अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जब सांद्र अम्ल में ऊपर से जल डाला जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, जिसके कारण अम्ल उछलकर हमारे त्वचा और कपड़े को जला सकता है। लेकिन जब जल में धीरे धीरे सांद्र अम्ल को मिलाया जाता है तो कम मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी। क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल हम एक ही बार थोड़े ना उछल रहे हैं जल में, सांद्र अम्ल धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो जब सांद्र अम्ल को धीरे धीरे डालेंगे तो जैसे जैसे अम्ल जल में आते जाएगा वह आयन में टूटते जाएगा, ऊष्मा मुक्त करते जाएगा, ऊष्मा धीरे धीरे मुक्त होगी और ये सारा ऊष्मा निकल जाएगा, लेकिन कि ये सांद्र अम्ल खौलेगा नहीं, ये अम्ल धीरे धीरे तनु बन जाएगा। तो यह कहा जाता है कि जब भी सांद्र अम्ल को तनु बनाना चाहिए तो सांद्र अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, लेकिन कि सांद्र अम्ल में जल को मिलाना नहीं चाहिए। क्लियर? आगे क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है?
यानी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, यानी सांद्र अम्ल को अगर हम तनु बनाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटती है या बढ़ती है, यही बताना है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाता है और वो हाइड्रोजन आयन जल अणु के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अम्ल में अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण या फिर हाइड्रोनियम आयन के कारण आता है। ठीक है, तो जब हम सांद्र अम्ल को तनु बनाएंगे तो सांद्र अम्ल को तनु बनाएंगे तो तनु अम्ल में तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है या हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल मतलब पावरफुल अम्ल, और पावरफुल अम्ल का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है। तनु अम्ल का मतलब है पतला टाइप का अम्ल, कमज़ोर टाइप का अम्ल। इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कम है। तो सांद्र अम्ल को जब तनु बना देंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधा ग्लास पानी है, उसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिए हैं, शरबत बन गया। अब वो उसका मीठापन है, हम क्या करते हैं, अब उसमें और भी हम पानी भर देते हैं, पूरा ग्लास को भर देंगे, पूरा ग्लास को भर दिए पानी से। अब बाद में सिर्फ पानी देंगे, बाद में हम जो है उसमें चीनी नहीं डालेंगे। तो पहले आधा ग्लास पानी में 5 चम्मच चीनी था, मीठापन कुछ ना कुछ था, ऊपर से अब हम सिर्फ पानी डाल देते हैं और ग्लास को भर देते हैं, तो मीठापन तो घट जाएगा ना, चीनी का सांद्रता घट जाएगा ना। उसी तरह से सांद्र अम्ल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही सांद्र अम्ल को हम तनु बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक, अधिक मतलब होता है अधिक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम और अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जो क्षार होता है वो जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में घुलेगा, तो पानी में घुलेगा तो बनेगा सोडियम आयन और बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो कोई भी क्षारीय घोल अगर होगा तो उसमें पहले से ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम और अधिक क्षारक मिलाते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में ऑलरेडी हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा, उसमें हम और भी ज़्यादा कोई क्षार मिला देते हैं, जैसे माना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए, तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो ये भी तो टूट करके आयन बनाएगा, ये भी तो पोटेशियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की मात्रा, सांद्रता पहले से ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के घोल में और भी ज़्यादा हम क्षार मिला देते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता पहले की तुलना में बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में पहले से क्षार था, हाइड्रोक्साइड आयन था, और जो हम अधिक उसमें और भी कोई क्षार मिला देते हैं, जैसे माना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए, तो ये भी तो टूट करके और भी हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। एक तो पहले से था, एक और बन गया, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन H+AQ आयन का मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन जो कि जलीय विलयन में है। AQ मतलब क्या? एक्वेटिक सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। जब कहता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने से विलयन की अम्लीयता घट जाती है। ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से H+ आयन बढ़ने से विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में ज़्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण कौन सा गुण आएगा? अम्लीय गुण। तो विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाए
तो विलयन की अम्लीयता भी घट जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? क्षारकीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होता है। क्यों? क्योंकि क्षारकीय विलयन बनता है क्षार को जल में घुलाने से। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये जल में घुला तो बन गया सोडियम आयन और बन गया हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हम तो यही जानते हैं कि किसी क्षार को जब हम जल में घुलाते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है। लेकिन जब भी क्षार जल में घुलता है तो ये जल अणु भी टूट जाता है और जल अणु के टूटने से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है। जल अणु के टूटने से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी बनता है। जब भी कोई क्षार जल में घुलेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो बनता है, लेकिन इस दौरान जल अणु भी टूट जाता है। तो जल अणु के टूटने से हाइड्रोजन आयन बनता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है। यानी कि क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है। यहाँ क्वेश्चन कहता है ना कि क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? तो हाँ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्षारकीय विलयन क्षारक को जल में घुलाने पर बनता है। जब क्षारक जल में घुलता है तो ठीक है हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा, लेकिन इस दौरान जल अणु भी टूट जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन आयन भी बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन के कारण अम्लीय गुण आता है। तो जब हाइड्रोजन आयन आ गया तो इसमें अम्लीय गुण होना चाहिए ना। लेकिन यह विलयन क्षारकीय क्यों होता है? क्योंकि ऐसे विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है कम और हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है अधिक, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की अधिकता के कारण ये विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। हाइड्रोजन आयन कम रहता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा रहता है, इसलिए ये विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? कोई किसान अपने खेत में कब सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड या गीला चूना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कब करेगा? ये तीनों, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और चौक, ये तीनों होता है क्षारीय। ये तीनों होता है कैसा? क्षारीय। और क्षार का यूज कब करते हैं? जहाँ अम्ल ज़्यादा हो। तो जब किसान को पता चलता है कि खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, जब किसान को पता चलता है खेत की मृदा कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है, और इस कारण से फसल का वृद्धि विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो मृदा की अम्लीयता को, खेत की मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए खेत में या तो बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या फिर चौक का छिड़काव करते हैं। बिना बुझा चूना मतलब क्या हो गया? सूखा चूना। ठीक है, उसको पीस करके खेत में छिड़क दिया जाएगा, या फिर बुझा हुआ चूना, गीला चूना, चूना पानी का घोल बना करके खेत में डाल दिया जाएगा, या फिर चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी चूर्ण बना करके खेत में छिड़क दिया जाएगा। तो ये जो हल्का क्षारीय होता है ये खेत के अम्ल के साथ करता है अभिक्रिया, लवण जल बना लेगा और खेत की अम्लीयता को कर देगा समाप्त और फसल का उत्पादन फिर से ठीक से होने लगता है। आगे है कैल्शियम CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हम लोग पढ़े थे ना कि शुष्क बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? धोवन सोडा का। धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, इसी का यूज करते हैं। तो
जल की कठोरता दूर हो जाती है, कठोर जल मृदु बन जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके विलयन को गर्म कर दिए, जैसे गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, टूट के बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस बनाता है जल और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन हो गया 2, कार्बन यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, बराबर। ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन 3 1 4 2 6 बराबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की विक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ विक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है फार्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जल के साथ विक्रिया करना है, तो जल के साथ विक्रिया करेंगे, कठोर जिप्सम बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O, यह है जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की विक्रिया जल के साथ कराते हैं तो बनता है जिप्सम, और जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट डबल है तो यहाँ पर लगा देंगे 2, और यहाँ पर जो है जल हो गया कितना? 2 दूना 4, तो यहाँ लगा देते हैं 3 3 1 4 बराबर हो गया। आगे, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? ठीक है, आश्वित जल किसको कहते हैं? भाप को ठंडा करते हैं, भाप को ठंडा करेंगे तो भाप को ठंडा करने पर जो पानी प्राप्त होगा वही कहलाता है आश्वित जल। आश्वित जल, इस आश्वित जल में कोई भी आयन नहीं रहता है। आश्वित जल में कोई भी आयन नहीं रहता, और अगर जल में आयन नहीं है तो उसमें करंट पास नहीं करेगा, ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, इससे विद्युत पास नहीं कर सकता है। लेकिन जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब आसमान से गिरता है, वर्षा का पानी H2O, वर्षा का पानी जब आसमान से गिरता है तो ये वायुमंडल के कई गैसों के साथ करता है विक्रिया। जैसे ये जल CO2 के साथ विक्रिया कर लिया तो बना लिया H2CO3, ये जल सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ विक्रिया कर लिया तो बना लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हो गया कार्बोनिक अम्ल। अब ये सब क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो वर्षा का पानी आसमान से पृथ्वी पर गिरने के दौरान वायुमंडल के गैस के साथ विक्रिया करता है, अम्ल बनाता है, और ये अम्ल वर्षा के पानी में घुल जाता है। जब अम्ल वर्षा के पानी में घुलेगा तो आयन बनेगा, और मतलब वर्षा के पानी में आयन होता है और उसी आयन से होकर के करंट पास कर जाता है। अम्ल है तो ये जल में घुल करके क्या बनाएगा? आयन बनाएगा, और आयन से होकर के विद्युत पास कर जाएगा, विद्युत पास कर जाएगा, करंट पास कर जाएगा। क्लियर? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अभी हम लोग पढ़े ना कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस की बात करते हैं, क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जैसे कि शुष्क HCl की बात किए थे, इसके पास चूँकि जल नहीं है इसलिए ये आयन का निर्माण नहीं करता है, नो आयन। ठीक है ना, ये जो है हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, H+ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में जल नहीं रहता है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है। यानी कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, और हाइड्रोजन आयन नहीं बनने के कारण उसमें अम्लीय गुण भी नहीं पाया जाता है। अम्ल में अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण आता है, और हाइड्रोजन आयन केवल जल की उपस्थिति में ही बन सकता है। जहाँ जल नहीं है वहाँ हाइड्रोजन आयन नहीं बन सकता है। ठीक है,
अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जैसा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में अम्लीय गुण नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि इसके पास जल नहीं है और जल नहीं रहने के कारण यह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन आयन नहीं बनने के कारण उसमें अम्लीय गुण नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। ठीक है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ताज़ा दूध का पीएच मान होता है 6, दही बनेगा तो पीएच मान 6 से बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूध की अपेक्षा दही अधिक अम्लीय होता है और जो जितना अम्लीय है उसका पीएच मान उतना ही घटते चला जाएगा। ठीक है, तो जब ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है तो दही बन जाएगा, तो दही और ज़्यादा अम्लीय हो गया ना, तो इसलिए इसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा स्वभाव से क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा स्वभाव से क्षारीय होता है, तो ताज़ा दूध में मिला दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि दूध को बना दिया क्षारीय। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है, क्षार मिला देंगे तो पीएच मान 7 से ऊपर चला जाएगा, 8 के आसपास हो जाएगा। अब इस लाइन के आधार पर 2 क्वेश्चन कहता है। एक क्वेश्चन है कि ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इसलिए बना दिया जाता है ताकि दूध जल्दी फटे नहीं, जल्दी खराब ना हो। जब दूध को हम छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ऐसे ही बाहर में रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखना है, तो दूध में कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहता है जिसके कारण दूध में अम्ल का निर्माण होते जाएगा। और दूध में जैसे जैसे अम्ल का मात्रा बढ़ेगा दूध का पीएच मान 6 से घटते जाएगा, 6 से घट करके 5 होगा, 4 होगा और दूध धीरे धीरे फट जाएगा, खराब हो जाता है दूध। तो जो दूध का बिजनेस करता है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दूध जल्दी फटे नहीं। तो जब सुबह का दूध दोपहर तक पहुंचाना है कहीं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देगा, दूध को हल्का सा क्षारीय बना देता है। और ताकि इसीलिए दूध को क्षारीय बनाता है ताकि उसका पीएच मान 7 से ऊपर चला जाए, वो क्षारीय हो जाए। अब क्षारीय दूध को फटने में, अब क्षारीय दूध पहले उदासीन होगा फिर अम्लीय होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा और तब तक में पीएच मान जब तक फटने लायक होगा तब तक में दूध जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। तो ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है? ताकि दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहे, अधिक समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि ये दूध तो क्षारीय हो गया ना, दूध को दही में कन्वर्ट करना है तो पीएच मान घटेगा। दही का पीएच मान तो दूध से कम रहेगा ना, दूध का पीएच मान होता है 6 के आसपास और दही का जो पीएच मान है वो लगभग 3 के आसपास रहेगा। ठीक है ना, दही का पीएच मान 3 साढ़े 3 के आसपास रहेगा। तो 6 से घट करके 3 साढ़े 3 के आसपास तक आने में जितना समय लगेगा लगभग 6 से 8 घंटा लगता है। दूध को दही बनने में लगभग 6 से 8 घंटा का समय लगता है। लेकिन जिस दूध में बेकिंग सोडा मिला करके दूध को बना दिया है क्षारीय, पीएच मान चला गया है 8 के आसपास, अब उसको हम दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका पीएच मान 8 से घट करके पहले 7 होगा, 7 से घट करके 6 होगा, 6 से घट करके 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, तब ना दूध दही बनेगा। तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस क्षारीय दूध को पहले होना पड़ता है उदासीन, और पहले उदासीन होगा तब ना बनेगा अम्लीय, इसीलिए उसको ज़्यादा समय लग जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जहाँ पर कि नमी ना पहुँचे, आर्द्रता ना पहुँचे। ठीक है, नॉर्मल कोई बर्तन है, रख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऊपर से पूरा ढक्कन पैक कर देंगे कि बाहर का नमी अंदर जा ना सके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? उसका कारण ये है कि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायुमंडल में रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 का होल 2 × H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो ये वायु के नमी के साथ करता है अभिक्रिया। ये है नमी, वायु के नमी के साथ अभिक्रिया करेगा, धीरे धीरे बन जाएगा जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। ये क्या बन गया? जिप्सम बन गया। समीकरण को बैलेंस करना है तो यहाँ लगेगा 2 और यहाँ लग जाएगा 3। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टर ऑफ पेरिस वायु के नमी के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम बना लेता है और धीरे धीरे सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर जिप्सम में बदल जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस रहा ही नहीं, अब तो वो यूज के लायक रहा नहीं। इसलिए जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखना चाहिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए, एक ऐसा बर्तन जिसमें कि बाहर से नमी जाने का रास्ता ना हो। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? हम लोग पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताने, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। धोवन सोडा, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं, दो उपयोग बताएं। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं धोने का जो सोडा है इसका एक उपयोग होता है कपड़ा धोने में, दूसरा इसका उपयोग होता है कठोर जल को मृदु बनाने में या जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। बेकिंग सोडा का एक यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा होता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गया और हमको लगता है कि यही लास्ट क्वेश्चन था। NCERT का सभी क्वेश्चन एक तरफ से, कितना क्वेश्चन था ये? टोटल हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन हम लोग अभी समझ लिए, इसका हम ज़्यादा आंसर लिखे नहीं क्योंकि बस समझाना था। ठीक है। अब जो बाहर के अगर कोई स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हुए, उनको अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर इस चैप्टर का PDF बना करके हम हिंदी वाला नोट्स हम डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके नीचे आप देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में खुद से ज्वाइन होकर के वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण हो गया कंप्लीट। यदि किसी का कहना है कि चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो बना दीजिए तो कमेंट करके बताइए, हम चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो बना देंगे और आगे फिर चैप्टर 3 भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चल रहा था जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम चैप्टर अभी अधूरा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आगे हो सकता है कि केमिस्ट्री का रोक करके भी बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री भी हम लोग कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।